हमारे पार्लियामेंट के 43% एमपीज़ के ऊपर क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड थे और उसमें से भी 29% एमपीज़ के ऊपर मर्डर, रेप, किडनैपिंग और एक्सटॉर्शन जैसे सीरियस चार्जेस लगे हुए हैं। सिर्फ एमपीज़ ही नहीं, एमएलएस की भी हाल कुछ अलग नहीं है। अगर हम 2015 दिल्ली असेंबली इलेक्शन की बात करें तो जीतने वाले 70 में से 43 एमएलएस के खिलाफ क्रिमिनल केसेस थे और अगर प्रेजेंट असेंबली की बात करें तो आज भी 37 एमएलएस क्रिमिनल चार्जेस फेस कर रहे हैं। अब यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये सिर्फ किसी के एफआईआर कर देने या एलिगेशन लगाने की बात नहीं है। ये वो केसेस है जहाँ पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम किया है, मतलब पुलिस को एविडेंस मिला, विटनेसेस मिले और कोर्ट ने माना कि केसेस ट्रायल के लायक है। अब सोचने वाली बात यह है, अगर प्रॉब्लम इतनी बड़ी है तो पॉलिटिकल पार्टीज इन लोगों को टिकट क्यों देती है और लोग उन्हें वोट क्यों देते हैं? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश आज से नहीं 1999 से चल रहा है। उस साल एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक पीआईएल फाइल की थी ताकि पॉलिटिक्स में क्रिमिनल के खिलाफ एक्शन लिया जा सके। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पीआईएल को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत अनयूजुअल था। जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर इससे इफेक्ट हो रहे थे सब एक साथ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और जब सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी अपील रिजेक्ट कर दी तब एक ऐसी चीज़ दिखने को मिली जो शायद पहले कभी नहीं हुई थी। एक दूसरे के खिलाफ लड़ने वाले पॉलिटिकल पार्टीज इस इशू पर एक साथ खड़ी नजर आई। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जब देश की सिक्योरिटी की बात होती है, उड़ी अटैक हो, बालाकोट स्ट्राइक हो या नेशनल सिक्योरिटी की कोई और इशू, तब भी इतनी यूनिटी देखने को नहीं मिलती। लेकिन इस इशू पर लगभग सब पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ आ गई और यही से शुरू होती है हमारी आज की कहानी। लेकिन यहीं पर एक लीगल प्रॉब्लम भी आ जाती है। इंडियन लॉ के हिसाब से जब तक किसी व्यक्ति को कोर्ट फाइनल जजमेंट देकर गिल्टी डिक्लेयर नहीं करता तब तक वो कानूनी तौर पर इनोसेंट माना जाता है और इसी लॉ का कई लोग गलत फायदा उठाता है। सोचो, अगर कोई आईएएस, आईपीएस या पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहा है और उसके ऊपर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस फ्रेम हो जाए तो उसके गवर्नमेंट जॉब पाने के चांसेस ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। लेकिन वही रूल पॉलिटिशियंस पर अप्लाई नहीं होता। इसी वजह से कई ऐसे लोग जिनके केसेस सालों तक कोर्ट में पेंडिंग रहते हैं वो इलेक्शन भी लड़ते हैं और जीतकर लॉ बनाने वाले बन जाते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज का भी अपना एक लॉजिक होता है। एक बड़े कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऐसे कैंडिडेट्स ढूंढना जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो हर बार आसान नहीं होता, लेकिन असली वजह कुछ और है। एडीआर के रिसर्च के मुताबिक क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले कैंडिडेट्स के इलेक्शन जीतने के चांसेस क्लीन कैंडिडेट्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है और इसी वजह से पॉलिटिकल पार्टीज बार बार उन्हीं लोगों को टिकट देती है क्योंकि उनके पास होती है मसल पावर, मनी पावर और लोकल इन्फ्लुएंस। ये लोग खुद कैंपेन फंड कर सकते हैं, पार्टी के लिए पैसा अरेंज कर सकते हैं और इलेक्शन मैनेजमेंट में भी एक्सपीरियंस होते हैं। एक टाइम था जब इनका काम सिर्फ क्राउड जमा करना या बूथ मैनेज करना होता था, लेकिन धीरे धीरे इनका इंपॉर्टेंस इतनी बढ़ गई एक खुद पॉलिटिकल पार्टीज की फर्स्ट चॉइस बन गई। लेकिन सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज को भी ब्लेम करना पूरी कहानी नहीं है। हमारी सोसाइटी का कास्ट सिस्टम और वीक गवर्नेंस भी प्रॉब्लम को और बड़ा बना देता है। आज भी कई जगह अगर किसी नॉर्मल आदमी को पुलिस स्टेशन में एफआईआर लिखवानी हो या गवर्नमेंट ऑफिस में अपना काम करवाना हो तो उसे किसी पॉलिटिकल लीडर या लोकल इन्फ्लुएंशियल आदमी का सपोर्ट लेना पड़ता है। और जब सिस्टम ही इतना वीक हो तो लोग मजबूरी में उन्हीं नेताओं को वोट देते हैं जो उनका काम करवा देते हैं, चाहे उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड ही क्यों ना हो। इसी वजह से ये लोग कभी नहीं चाहते कि सिस्टम सच में स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि जिस दिन इंस्टीट्यूशन मजबूत हो गई उसी दिन इनकी पर्सनल पावर और इन्फ्लुएंस काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। और इसी नैरेटिव का यूज़ करके हर इलेक्शन में एक नया प्रॉमिस दिया जाता है, सिस्टम खराब है, मैं आकर सब ठीक कर दूंगा। लेकिन आयरनी ये है, कई बार वही लोग सिस्टम का नाम करके खुद उस सिस्टम का फायदा उठाते हैं और इसी सिस्टम की वजह से हर पॉलिटिकल लीडर एक ही बात बोलता है, सिस्टम खराब है, मैं आकर सब ठीक कर दूंगा। लेकिन सच ये है, कई बार वही लोग इस कमजोर सिस्टम का सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं। गरीबों की हक की लड़ाई लड़ने का वादा करते हैं लेकिन धीरे धीरे खुद ही अमीर और पावरफुल बन जाते हैं। इलेक्शन का जीतने का फॉर्मूला भी काफी सिंपल है। सबसे पहले किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी का कास्ट इक्वेशन समझो, फिर उस कास्ट से एक ऐसा कैंडिडेट लाओ जिनकी लोकल लेवल पर अच्छी पकड़ हो, जो सिस्टम से तेज हो और लोगों के काम निकलवाना जानता हो। अगर लोग उससे दूर होने लगे तो सोसाइटी को एक नया इशू में उलझा दो, कभी कास्ट, कभी रिलीजन और कभी राइट्स। और जब लोग असली मुद्दों से हट जाते हैं तो इलेक्शन जीतना और भी आसान हो जाता है। सीएमएस के एस्टीमेट के हिसाब से 2019 लोकसभा इलेक्शन दुनिया का सबसे महंगा इलेक्शन में से एक था। इस इलेक्शन में 50,000 करोड़ से भी ज्यादा खर्च हुआ था। सोचिए, जब कोई इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करता है तो क्या वो उसका रिटर्न नहीं चाहेगा? इसी वजह से जब बात पॉलिटिकल फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी की आती है
तो अक्सर आइडियोलॉजी से लड़ने वाले पार्टीज भी एक साथ नजर आती है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट फंडिंग का मतलब है हर पैसा पब्लिक स्क्रूटिनी के अंदर आएगा और ये बात बहुत सारे पॉलिटिकल प्लेयर को पसंद नहीं आती। पावर में आने के बाद सिस्टम धीरे धीरे इंडिविजुअल्स के हिसाब से चलने लगता है। जो ऑफिसर्स पॉलिटिकल प्रेशर में काम नहीं करता उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है। एक और इंटरेस्टिंग बात देखिए, हमारे देश में लाखों आम लोगों की सिक्योरिटी के लिए पुलिस फोर्स लिमिटेड है, लेकिन हजारों पॉलिटिकल लीडर्स की सिक्योरिटी में बहुत बड़ा लेवल पर पुलिस डिप्लॉयमेंट होती है। और यह सवाल उठता है, जिन लोगों के पास पहले से ही मसल पावर और इन्फ्लुएंस है, क्या उन्हें इतनी सिक्योरिटी की वाकई ज़रूरत है, या फिर ये भी सिस्टम का एक और इम्बैलेंस है। रिपोर्ट्स ये भी बताते हैं कि भारत में बहुत से लोग पुलिस पर पूरा भरोसा नहीं करता। कई लोग पुलिस को देखकर सिर्फ फेल करने की जगह डर महसूस करते हैं। और जब लॉ इन्फोर्समेंट पर पब्लिक का ट्रस्ट कम हो जाता है तो शायद सबसे ज़्यादा फायदा उन लोगों का होता है जो सिस्टम की खामियों का इस्तेमाल करना जानते हैं। और इसी वजह से एक कमज़ोर सिस्टम कई पावरफुल लोगों के लिए फ़ायदेमंद बन जाता है, क्योंकि जिस दिन इंस्टीट्यूशन सच में स्ट्रांग हो जाएगा उस दिन इन्फ्लुएंस और पावर का गेम काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। आप एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए, इंडिया की लगभग 65% पॉपुलेशन 35 साल से कम उम्र की है, लेकिन हमारी लोकसभा की एवरेज एज लगभग 54 साल है और राज्यसभा की एवरेज एज 63 साल के आसपास। मतलब देश जवान है, लेकिन डिसीजन मेकिंग काफ़ी हद तक सीनियर लीडरशिप के हाथ में है। और अगर कुछ एक्सेप्शन को छोड़ दे तो आम आदमी के लिए पॉलिटिक्स में एंट्री लेना आज भी बहुत मुश्किल है। अगर आप गूगल पर टॉप यंग पॉलिटिशियंस ऑफ इंडिया सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि उनमें से बहुत सारे किसी न किसी पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करते हैं। इसीलिए लोग मानते हैं कि इंडिया पॉलिटिक्स में डायनेस्टी पॉलिटिक्स अब भी एक बड़ी रियलिटी है। एक और सवाल उठता है, जो लोग देशभक्ति की बात करते हैं उनमें से कितने लोग ने अपने बच्चों को आर्मी या आर्म फोर्स में ज्वाइन करने के लिए इनकरेज किया? ये सवाल अक्सर पब्लिक डिबेट का हिस्सा बनता है, लेकिन इलेक्शन के वक्त हम अक्सर मैनिफेस्टो का प्रैक्टिकल इशू पर कम और इमोशनल या रिलीजियस इशू पर ज़्यादा डिसीजन करते हैं। इसी वजह से एजुकेशन, हेल्थ केयर, जुडिशियल रिफॉर्म्स, पुलिस रिफॉर्म्स और एम्प्लॉयमेंट जैसे मुद्दे कई बार पीछे छूट जाते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जिसके बारे में इंडिया में बहुत कम लोग जानते हैं, शैडो कैबिनेट। इंडिया ने पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन से अडॉप्ट किया था, लेकिन ब्रिटेन की एक इम्पॉर्टेंट डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस यानी शैडो कैबिनेट हमारे पॉलिटिकल सिस्टम का एक एक्टिव हिस्सा नहीं बन पाई। शैडो कैबिनेट का बेसिक आइडिया ये होता है कि ऑपोजिट का हर सीनियर लीडर गवर्नमेंट के एक स्पेसिफिक मिनिस्ट्री को क्लोजली मॉनिटर करे, जिससे अगर रूलिंग पार्टी का फाइनेंस मिनिस्टर है तो ऑपोजिट का भी एक शैडो फाइनेंस मिनिस्टर होगा, जो गवर्नमेंट का हर डिसीजन को स्टडी करेगा, क्वेश्चन उठाएगा और पब्लिक के सामने ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज रखेगा। इसी तरह हर मिनिस्ट्री के लिए एक डिसाइडेड ऑपोजिट स्पोक्स पर्सन होता है। अगर ऐसा सिस्टम एफिशिएंसी काम करे तो अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी दोनों बढ़ सकती है और पब्लिक को भी पता चलेगा कि किस डिपार्टमेंट में क्या काम हो रहा है और किसकी जिम्मेदारी क्या है। और ऐसे बहुत सारे डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स हैं जिनके डिमांड हमें पॉलिटिकल पार्टीज के मैनिफेस्टो से करनी चाहिए। लेकिन होता क्या है, हम अक्सर इलेक्शन के टाइम मंदिर, मस्जिद, कास्ट और रिलीजन जैसे मुद्दों में उलझ जाते हैं, जबकि असली सवाल होना चाहिए एडुकेशन कैसे इम्प्रूव होगी, हेल्थ केयर कैसे बेटर होगा, पुलिस और जुडिशियरी को कैसे स्ट्रांग बनाया जाएगा और करप्शन को कैसे कम किया जाएगा। ये सारी प्रॉब्लम्स एक दिन में सॉल्व नहीं होगी, लेकिन एक काम हम आज से स्टार्ट कर सकते हैं। जिस कैंडिडेट्स के ऊपर सीरियल क्रिमिनल चार्जेस है उसे वोट ना देने का फैसला, चाहे वो हमारी फेवरेट पार्टी का ही हो या हमारी कास्ट या कम्युनिटी से ही क्यों ना आता हो, अगर वोटर सिर्फ 1-2 इलेक्शन के लिए भी ऐसा स्टैंड ले ले तो पॉलिटिकल पार्टीज को मजबूरन उन कैंडिडेट्स को बदलना पड़ेगा। हम एक स्मार्टफोन खरीदने से पहले घंटों तक रिसर्च करते हैं, रिव्यूज देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं, हर फीचर चेक करते हैं, लेकिन जिस इंसान को हम अगले 5 साल के लिए अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाने वाले होते हैं उसके बारे में रिसर्च करने के लिए हम शायद 10 मिनट भी नहीं निकालते। अगर हम सिर्फ उतनी ही रिसर्च अपने कैंडिडेट पर करना शुरू कर दें जितनी एक मोबाइल खरीदने से पहले करते हैं तो शायद पार्लियामेंट का चेहरा धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाए। और जो लोग पार्लियामेंट में बोलते हैं उनमें से कई लोग वहाँ नहीं बल्कि कोर्ट में अपनी सफाई दे रहे होते। मैं इस वीडियो को एक आखिरी सवाल के साथ ख़त्म करना चाहता हूँ, अगर पॉलिटिक्स वाकई सिर्फ सोशल सर्विस है तो फिर इसके साथ सैलरी, पार्क्स और लाइफ टाइम प्रिविलेज क्यों जुड़ा हुआ है? और अगर पॉलिटिक्स भी एक प्रोफेशन है जहां देश के करोड़ लोगों के फ्यूचर डिसाइड होता है तो फिर इस प्रोफेशनल के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल ट्रेनिंग या कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड क्यों नहीं होना चाहिए? आखिरी फैसला आपको करना है। वोट सिर्फ एक बटन नहीं होता, वोट ही वो पावर है जो सिस्टम को बदल भी सकती है और वही पावर सिस्टम को वैसे ही चलाने भी दे सकती है।